Assalamu alaikum friends, this is Ali Hamza and now we will discuss about tenses. There are three types of tenses, तीन टाइप्स हैं और उनकी तीन टाइप्स के चार चार फर्दर सब डिवाइडेड वो है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब हम साथ साथ पढ़ते हैं और आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं ज़माना हाल मुतलिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने करने से मुतल्लक़ बात मालूम होती है, इसे ज़माना हाल मुतलिक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वो कह रहा है कि जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब ये बात माइंड में रख लें कि कंटिन्यूस होता है जो वो भी मौजूदा ही होता है, लेकिन सेंसेस मुख्तलिफ होती हैं जो इनके सेंटेंसेस होते हैं। कंटिन्यूस में जो काम एट द टाइम हो रहा होगा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब ये काम एट द टाइम हो रहा है तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूस कहेंगे। जबकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें जो काम होता है वो रोज़ाना डेली बेसिस पे होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, जैसे कि करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, ऑल टू ऑल। यानी कि इसकी इलामत क्या है कि आखिर में उर्दू के फ़िक्रात में आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं वगैरह इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब मुआवन फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब को मुआवन फ़ेल कहते हैं, यानी कि जो मदद देता है। तो जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ते हैं जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो डू या डज होता है। तो ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम मनफी बनाएंगे। डू या डज का इस्तेमाल तो तब होगा मनफी या सवालिया के लिए। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे माइंड में रखने याद कर लें कि डू का इस्तेमाल कहाँ होगा और डज का कहाँ होगा। तो ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, अंदर कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जो प्रोनाउन ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आ जाएं। तो इसमें चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, उसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कि मुस्बत जुमला। क्या मतलब कि वो ना तो नफ़ी होता है ना सवालिया होता है, बल्कि उसमें मुस्बत बात की होती है। तो उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जो ये कॉलम के अंदर दूसरी रो दी हुई है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, अगर ये हो और इनके साथ वर्ब हो तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ये इधर नीचे कॉलम में, बड़े कॉलम में आ जाएं। अब पहला उसने सेंटेंस दिया है मैं जाता हूँ। अब देखो इलामत मुकम्मल हो रही है, जाता हूँ, ताहूँ आ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका क्या बनाया उसने, आई गो। अब आई गो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आई है और ये ऊपर वाले कॉलम में जो पहली रो है उसमें से एक वर्ड है। तो आप जहन में रख लें कि जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते अगर जो सेंटेंसेस हो वो मुस्बत हों। जैसे कि ऊपर देखें, डू इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ, मतलब कि अकेला डू इस्तेमाल होता है। लेकिन जो नीचे ही, शी, इट और सिंगुलर है उसके साथ हम डू के साथ ई एस का इजाफा कर लेते हैं, मतलब कि इनके साथ वर्ब की फॉर्म में भी ई एस का इजाफा होगा और जो इनका हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें भी ई एस का या एस का इजाफा होगा। तो आगे आ जाएं। इस तरह के ये दूसरे भी सेंटेंसेस से रिलेटेड है। मैं नहीं जाता हूँ, अब ये नहीं जाता हूँ ये मनफी में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका मनफी बनाएंगे तो जो ही, शी, इट और सिंगुलर वाला कॉलम है इसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा, ओके। और जबकि जो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है इसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इसके साथ डू नॉट में डू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। जबकि ही, शी, इट में डज के साथ, चूँकि ही, शी, इट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में डू के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे।
اب سوال یہ بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس سے آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ کہاں پر ایس کا اضافہ ہوگا اور کہاں پر ای ایس کا اضافہ ہوگا. تو آپ غور سے سنیں اس بات کو کہ اگر ورب کا آخری ورڈ وہ او ہو یا سی ایچ ہو یا ایچ ہو ایکس ایچ ہو، یہ ورڈز ہوں تو ان کے بعد میں ای ایس کا اضافہ کریں گے. اور یہ فارمولا اگر ناؤن کو جمع کرنا ہو تو اس میں بھی پٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم کہہ لیتے ہیں میچ میں آخر میں سی ایچ آ رہا ہے تو ہم اس کا جمع کس طرح میچ ای ایس کا اضافہ ہوگا، سی ایچ کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہوگا. اب گو پہلی فارم ہے ورب کی، آخر میں کون سا ورڈ آیا او، اس لیے ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں کہ اگر تو ورب کا آخری جو ورڈ ہوتا ہے وہ او ہو، سی ایچ ہو، ایکس ایچ ہو یا ڈبل او ہو، ان پر ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو آگے آ جائیں. تو جب ان کا منفی بناتے ہیں تو ہی شی اٹ اینڈ سنگل ناؤن، اس کے ساتھ تو ڈز ناٹ کا اضافہ کریں گے. جبکہ آئی وی دے اور کوئی پلورل ناؤن یہ ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جو زیادہ غلطیاں کرتے ہیں وہ انہی کی ہوتی ہیں. وہ ہی شیٹ کے ساتھ ڈو لگا دیتے ہیں اور جب کہ آئی وی کے ساتھ ڈز لگایا ہوتا ہے. تو یہ ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہوگا. تو جو فورتھ سنٹینس ہے کیا میں نہیں چاہتا ہوں، اب یہ ہے سوالیہ. اب دیکھو جی ڈو یا ڈز ناٹ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دو اوپر کالم میں دو یعنی کہ کیٹیگریز بن چکی ہیں. تو سوالیہ بالکل سمپل ہے. سوالیہ بنانے کے لیے اس ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ کے شروع میں لے آؤ. اب پہلا جو منفی تھا وہ کیا تھا، آئی ڈو ناٹ گو. تو اب جب اس کا سوالیہ بنائیں گے تو ڈو کو آئی کے پہلے لے آؤ، ڈو آئی ناٹ گو. اوکے، تو ڈو آئی ناٹ گو یہ سنٹینس، اس میں دو سینسز ہیں. یہ ایک ہی ٹائم میں انٹیروگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی. ٹھیک ہے، تو 4 قسم کے سنٹینسز ہو گئے. تو آپ دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں. پہلا افرمیٹیو، دوسرا نیگیٹو، تیسرا انٹیروگیٹو اور چوتھا نیگیٹو اینڈ انٹیروگیٹو، یعنی کہ اس میں دونوں سینسز ہوتی ہیں. آگے آ جائیں. یہ مزید اگزامپل دی ہیں. وہ جاتا ہے ہی گوز، وہ نہیں جاتا ہے ڈز ناٹ گوز. اب دیکھو ہی آیا، ہی کے ساتھ ہم نے ڈز ناٹ ہیلپنگ ورب استعمال کیا تو ہی ڈز ناٹ گو. اس کا سوالیہ بنائیں گے تو ڈز کو ہی کے شروع میں لے آئیں گے یعنی کہ سبجیکٹ کے شروع میں لے آئیں گے. ڈز ہی ناٹ گو. اوکے، تو آگے وہ کیا وہ نہیں جاتا ہے، ڈز ہی ناٹ گو، وہ کہاں جاتا ہے. اب دیکھو یہ ایک نیو پوائنٹ ہے آپ کے لیے. سوالیہ ڈبل بھی ہوتا ہے، ایک سنٹینس ڈبل سوالیہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کس طرح کہ ان میں اگر کسی سنٹینس میں ڈبلیو ایچ فیملی کا کوئی بھی ایک ورڈ آ جائے تو وہ ڈبل انٹیروگیٹو بن جاتا ہے. اب ڈبلیو ایچ فیملی کون سی ہے، اس میں یہ جتنے بھی ورڈز ہیں جس طرح ہو، وچ، ویئر، وین، وٹ، ٹھیک ہے، ہوم، ہوز، اس طرح کے یہ ڈبلیو ایچ فیملی کے ہیں. تو جب اگر ڈبل انٹیروگیٹو بنانا ہو تو بالکل سمپل ہے. تمام کا تمام جو اسٹرکچر ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں. صرف اور صرف ڈبلیو ایچ فیملی کا کوئی بھی ایک ورڈ اگر جو جہاں پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جس طرح کا کوئی کوشچن ہے تو اسے اس سنٹینس کے بالکل شروع میں لکھ دو. جیسا کہ یہاں مثال دی ہوئی ہے، وہ کہاں جاتا ہے. اگر تو سوالیہ ہوتا وہ کیا وہ جاتا ہے تو کیا بنتا، ڈز ہی گو. لیکن اب یہ ڈبل ہو گیا، وہ کہاں جاتا ہے تو ڈز ہی گو اسی طرح رہے گا. کہاں کی ہم نے جو کہاں کا سوالیہ کی جو انگلش بنے گی ویئر، وہ اس کے بالکل شروع میں لے آئے تو یہ ڈبل انٹیروگیٹو بن گیا. ویری سمپل ہے، کوئی مشکل بات نہیں اور آپ اسے کر سکتے ہو آسانی سے. وہ کہاں نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویئر ڈز ناٹ ہی گو. اب یہ دیکھو ایک اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے پوائنٹ، اس نے کہا ویئر ڈز ناٹ ہی گو. اب ڈز ناٹ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ناٹ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے بعد ہوتا ہے. صرف ہم
हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में लेकर आते हैं, जिस तरह ऊपर है डज, ही, गो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम डज या डू को उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में लेते हैं, ना कि नॉट को, लेकिन यहाँ पर उसने दोनों को शुरू में ले आया है। तो इसका एक फार्मूला है, ये एक कानून है, इसे आप माइंड में रख लें। डू नॉट, डज नॉट, अगर ये शॉर्ट फॉर्म में हो, डू की बनेगी शॉर्ट फॉर्म डोंट, और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, डजंट। अगर तो शॉर्ट हो तो हम इन दोनों को सब्जेक्ट के शुरू में ला सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये आपको ये पंक्चुएशन, वैसे हम आम राइटिंग में तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, लेकिन अगर पंक्चुएट करना हो राइटर्स के लिए, राइटर्स ज़्यादातर पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए राइटिंग को, तो वो इस तरह शॉर्ट फॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहीं भी लिखी हो दोनों सवाल डज नॉट या डू नॉट सब्जेक्ट के शुरू में आए हुए हों और दोनों शॉर्ट फॉर्म में हों, शर्त ये है कि वो शॉर्ट फॉर्म में हो, अलग अलग नहीं। डू नॉट को हम सब्जेक्ट के शुरू में नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट से पहले अकेला डू हो सकता है और उसके बाद नॉट होगा, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में हो दोनों, तो जैसे डोंट, तो हम दोनों को शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं। आगे कायदे आ गए हैं। तो पहला कायदा क्या है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव वर्ब में हम एस या एस का इजाफा करते हैं। मैं आपको ये पहले ही एक्सप्लेन अच्छी तरह कर चुका हूँ। जैसे कि इट आया था, इट के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। इट रेन्स, ओके, आखिर में नून है, एन वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ एस का इजाफा किया है। ही टॉक्स, ही गोज। अब देखो, गो पहली फॉर्म है वर्ब की, आखिर में ओ आया, इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया, मतलब कि ओ आया इसलिए ई एस का इजाफा कर दिया है हमने इसके साथ। तो दूसरा कानून क्या है, अगर उर्दू या हिंदी वगैरह ज़ुबानों में सवालिया जुमले सवालिया लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं, मसलन क्या मैं सोता हूँ। अब ये डबल इंटरोगेटिव की बात करता है, नहीं डबल की नहीं, ये सिंगल ही है। क्या तुम पढ़ते हो, तो इस क्या की अंग्रेज़ी बनाने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं लाया जाता, बल्कि सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाकर जुमले की शुरुआत करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं आपको ये बता चुका हूँ, आपने सिर्फ दो कैटेगरीज़ को माइंड में रखना है, ये ऊपर जो दी हुई है ये वाली, कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और मनफी बनाने के लिए नॉट का साथ इजाफा कर देंगे, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। आगे आ जाएं, कायदा नंबर 3 है। कायदा नंबर 3 को देखें गौर से। अगर सवालिया जुमलों में सवालिया अल्फाज जैसे क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह जुमले के दरमियान, तो यहाँ पर वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है, तो आप इसे गौर से समझें। तो सबसे पहले सवालिया अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखी जाती है, मतलब कि जो सवालिया अल्फाज डबल इंटरोगेटिव दूसरा इंटरोगेटिव होता है, उसकी अंग्रेज़ी सबसे शुरू में ले आते हैं सेंटेंस के, और बाकी तमाम का तमाम सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। जैसे कि नीचे मिसाल दी है, वो कहाँ सोती है, ठीक है। डज ही शी स्लीप, ये तो सिंगल है, और सिर्फ हमने उसके शुरू में वियर लगा दिया तो ये डबल बन गया। बाकी तमाम स्ट्रक्चर वही है, जो रिक्वायर्ड हो, जो हमने जिस तरह का सवाल बनाना हो, उसकी अंग्रेज़ी को बस उसके शुरू में ले आएंगे। वेरी सिंपल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, गौर से समझें, आप बहुत आसानी से अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं। कायदा नंबर 4 क्या है, सवालिया हु के बाद, हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो हु होता है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हु डायरेक्टली जो सब्जेक्ट को शो कर रहा होता है, तो उसके साथ हम, जैसे उसने कहा है कि बात हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल नहीं करते, इसके फ़ौरन बाद वर्ब लाया जाता है, ठीक है। डू या डज नहीं होगा, डायरेक्टली वर्ब होगा। और हाँ, इस अगर हु वाला हो इंटरोगेटिव, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का नहीं सॉरी एस या एस का इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो सिंगल फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म बकायदा वाली अल्फाज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। सिर्फ हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होगा, ये आप माइंड में रख लें। मोटी सी बात है कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्टली वर्ब लाया जाएगा हु के बाद।
ओके, बाकी तमाम के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और वर्ब की फॉर्म भी आएगी। जैसे कि उन्होंने नीचे मिसालें दी हैं, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। हु के बाद कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने नहीं किया। डू या डज इसमें से कुछ भी नहीं आया, जबकि यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। इससे कौन मारता है, हु बीट हर। ओके, हु के बाद हमने कोई किसी भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया। आगे है वो खेलती, वो क्यों खेलती है, वाई डज। अब वो बात आ गई क्यों की, ये हु नहीं है, ये वाई है, तो वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो वाई के बाद चूँकि शी है, शी से पहले हम शी के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डज। जैसे मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए डज का इस्तेमाल हुआ। दोनों वर्ड आ गए, डज और वाई दोनों सवालिया को शो कर रहे हैं, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। आपने माइंड में इस कायदे में जो माइंड में रखना है कि हु के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते। आगे कायदा नंबर 5 देखें, नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा उसने कि अगर कभी नहीं इस तरह का मफहूम किसी सेंटेंस में पैदा करना हो, या उर्दू का कोई ऐसा फ़िक्रा हो जिसमें इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो कि कभी नहीं, तो उसके साथ हम नेवर, उसके लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगाते। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसे माइंड में रख लें, गौर से सुने, ये बहुत ही हर बात बड़ी इंफॉर्मेटिव है। आप अगर इसे गौर से सुने, समझे, एक दफ़ा राइट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको फिर कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे बहुत ही गौर से समझें। तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं, इसलिए नेवर के साथ डू या डज का इस्तेमाल नहीं। और हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, ये एक और इन्फॉर्मेटिव बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइंड में रखिए कि नेवर के बाद हम वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा, और कोई फॉर्म नहीं, दूसरी या तीसरी फॉर्म नेवर के बाद नहीं होगी। और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में SES भी लगाया जाता है। तो ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात उसने कही है, जबकि सवालिया में हम SES का इजाफा ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर तो हो सिंपल सेंटेंस और ही, शी, इट या सिंगल में से कोई आ रहा हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ES या ES का इजाफा करते हैं। जैसे कि वो लड़की स्कूल जाती है, तो शी गोज़ टू स्कूल, गो के साथ ES का इजाफा किया। लेकिन जब इसका मनफी बनाएंगे तो डज नॉट लगाएंगे, और जो वर्ब की फॉर्म है वो पहली होगी, और SES का इजाफा हम उसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जो ES का इजाफा ऑलरेडी डू के साथ हो चुका है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। नेवर जो है वो कभी नहीं, ये भी नफ़ी की सेंस पैदा कर रहा है सेंटेंस में। चूँकि नेवर के साथ हम डज या डू का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, ही, शी, इट सिंगल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा करेंगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। तो नीचे मिसाल दी है उसने, वो कभी नहीं लिखता है, ठीक है, ही नेवर राइट्स, ठीक है। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, वो लिखता है, ही राइट्स, ठीक है, और वो कभी नहीं लिखता है, तो सिर्फ नेवर को ही और राइट्स के दरमियान लगा दिया है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नेवर को लिख दिया, तो सेंटेंस की सेंस इस तरह बन गई, वो कभी नहीं लिखता है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। वो कभी नहीं बात करती है, शी नेवर टॉक्स। तुम कभी नहीं मिलते हो, यू नेवर मीट। क्योंकि अब यू है, हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यू के साथ अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो S या S का इजाफा नहीं करते, तो इसलिए मीट के साथ भी इजाफा नहीं हुआ। हम कभी नहीं पीते हैं, वी नेवर ड्रिंक। अब वी के साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफा S या S का नहीं करते। तो ओके, आई होप इट इज़ वेरी simple. I hope you can understand very well. So be concentrated on what I am saying. My every word is much and much informative. Okay,
So be concentrate, listen me carefully what I am saying. अब ये कायदा नंबर 6 देखें आप। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नाट का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। आपको मैं पहले बता चुका हूँ डू या डज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। तो सिर्फ मनफी बनाने के लिए एक चेंजिंग करनी है, डू या डज के साथ नाट का इजाफा कर देंगे और वो मनफी बन जाएगा। आपको मैंने पहले भी बता दिया, जैसे कि वो स्कूल जाती है, अगर इसका मनफी बनाएंगे वो स्कूल नहीं जाती, तो इसका मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे? शी के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, शी डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आगे आ जाएं। जैसे कि उसने मॉडर्न अंग्रेज़ी में अक्सर के पेश नज़र हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर इस तरह लिखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दी, शॉर्ट फॉर्म है। डू डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट है और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट है। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो बस इट इज़ क्लियर एंड आई होप you have understood well and wait for my new video and subscribe my channel and click on the icon button so that you can receive my new notifications at the time. Okay, assalamu alaikum, khuda hafiz.